नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संपूर्ण हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर है। अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? जितने भी प्रश्न वीडियो में रखे गए हैं सभी जो है हस्तलिखित खुद के द्वारा तैयार किए गए प्रश्न हैं, स्वरचित प्रश्न है। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, नाथ पंथ, एक और दो, दोनों। तो नामदेव, जैसा कि आपको पता ही है, यह महाराष्ट्र के कवि हैं और जाति के दर्जी थे। तो इनका जो संबंध है सगुण और निर्गुण दोनों से है, एक और दो विकल्प सही होगा। ठीक है, नामदेव का संबंध जो है सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से है। वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप अपने हिसाब से हल कीजिएगा, अपने ज्ञान का अवलोकन कीजिएगा। अंत में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व किस संप्रदाय की देन है? तो सही तो उत्तर हो जाएगा इसका वैष्णव संप्रदाय। कबीर काव्य में उपलब्ध अहिंसा का तत्व जो है ये वैष्णव संप्रदाय की देन है। अगला है, ढोला मारू रदुहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यान है? ढोला मारू रदुहा यह कुशल लाभ की रचना है। प्रश्न में पूछा गया है इसकी भाषा कौन सी है? इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी विशेषता सूफी काव्य की नहीं है? कौन सी विशेषता सूफी काव्य की नहीं है? रसवादी भावना, हिंदू संस्कृति का चित्रण, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति, ब्रज भाषा का प्रयोग। तो इसमें जो विकल्प 4 है ब्रज भाषा का प्रयोग, यह जो है सूफी काव्य की विशेषता नहीं है। सूफी काव्य की जो भाषा थी वह अवधी भाषा थी। ठीक है, अधिकांश जो लेखक हैं सूफी काव्य के उन्होंने अवधी भाषा में अपनी रचना की है, चाहे वह पद्मावत हो, चंदायन हो, मधुमालती हो, मृगावती हो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी दशा हाल में नहीं आती? कौन सी दशा हाल में नहीं आती? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें जो आती है ये शरीयत भी आती है, तरीकत भी और हकीकत भी। नासूत ये नहीं आती है। इसकी 4 दशाएं हैं, जैसे शरीयत है, तरीकत है, हकीकत है और जो चौथा है वह मारिफत है। लेकिन विकल्प में ये जो 2 विकल्प हैं नासूत, यह नहीं आती है। अगला है, माया महा ठगनी हम जानी पंक्ति किसकी है? माया महा ठगनी हम जानी पंक्ति किसकी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। माया महा ठगनी हम जानी, तो ऐसी पंक्तियां कबीर दास ही लिख सकते हैं। ठीक है, माया महा ठगनी निर्गुण पंथ के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है, सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह प्रेम है। सूफी काव्य का जो प्रमुख तत्व है वह है प्रेम। ठीक है, प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। अगला है, औ मैं जानी कवित अस कीन्हा पंक्ति किसकी है? औ मैं जानी कवित अस कीन्हा यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की यह पंक्ति है, जिनकी प्रसिद्धि का जो ख्याति है वह है पद्मावत। पद्मावत जो है इनकी प्रसिद्धि की ख्याति है। अगला है, निम्नलिखित ग्रंथों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। विकल्प में जितने भी ग्रंथ हैं सभी सूफी काव्य के हैं। तो इन जो है ग्रंथों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले चंदायन मुल्ला दाऊद की है, मृगावती कुतुबन की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है और मधुमालती है मंझन की है। ठीक है,
यह ग्रंथों का जो आरोही क्रम है इस तरह से ये व्यवस्थित होगा। चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। अगला प्रश्न है, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? तो जो अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां मिली हैं वह फारसी में मिली हैं। ठीक है, अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां जो मिली हैं वह फारसी में मिली हैं। अगला प्रश्न है, भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा पुष्पदंत। भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना जो है संस्कृत के महाकवि माघ जो है उनसे की है। और पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने माना है। ठीक है, प्रश्न कोई भी पढ़िए, अगर उससे 2 प्रश्न 4 प्रश्न बन रहे हैं तो सभी प्रश्नों को आप जानिए। असंगत छांटना है। इस प्रश्न में असंगत विकल्प कौन सा होगा? तो इसका जो सही उत्तर है विजयपाल रासो, यह जगनिक का नहीं है, यह गलत है। ठीक है, जगनिक की जो रचना है वह है परमाल रासो। पुरुष परीक्षा विद्यापति की है। करकंड चर्यु, यह झारखंड पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। गाथा सप्तशती हाल की है। यह तीनों सही है, लेकिन जो है विजयपाल रासो यह जगनिक का नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, पुरुष परीक्षा की बात की जाए तो यह विद्यापति का ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला है, सिद्धों का सही समय कौन सा है? सिद्धों का सही समय कौन सा है? तो सही विकल्प हो जाएगा 9वीं सदी। सिद्धों का जो सही समय है वह है 9वीं सदी। अगला प्रश्न है, कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया? कौन सा नाथ योगी जो है स्त्री मोह में फंस गया था और जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया? जो स्त्री मोह में फंसने वाले नाथ योगी का नाम बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है आप बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? स्त्री मोह में कौन सा नाथ योगी फंस गया था और जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया? यह प्रश्न आपके लिए है। ठीक है, अगला है, हिंदी का प्रथम लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना? हिंदी का प्रथम लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना? सरापा, स्वयंभू, गोरखनाथ, चंद्रवरदाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम लेखक माना। सरापा की बात की जाए तो राहुल शंकरतायन ने माना है। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने, चंद्रवरदाई को जो है रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला है, बीसल देव रासो का 12 मासा किस मास से प्रारंभ होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। बीसल देव रासो का 12 मासा किस माह से प्रारंभ होता है? तो इसका जो सही उत्तर है कार्तिक माह, कार्तिक माह से। ठीक है, बीसल देव रासो यह जो है नरपति नाल्ह की रचना है। प्रश्न में पूछा गया है इसका 12 मासा किस माह से प्रारंभ होता है? तो कार्तिक माह। अगला है, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत किस ग्रंथ में वर्णित है? रघुनाथ चरित हनुमंत कृत किस ग्रंथ में वर्णित है? परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, रामचरित मानस। तो रघुनाथ चरित हनुमंत कृत यह पृथ्वीराज रासो में वर्णित है, पृथ्वीराज रासो में वर्णित है। अगला है, सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत पर्याप्त प्रभाव प्रवृत्ति किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है? भारतेंदु, भक्तिकाल, छायावाद, रीतिकाल। सिद्ध व नाथ साहित्य का विषय व शैलीगत पर्याप्त प्रभाव प्रवृत्ति किस काल के साहित्य पर लक्षित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति काल पर।
अगला प्रश्न है सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ स्वयंभू, सरहप्पा, आदिनाथ। तो सहजिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे सरहप्पा। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है? दोहद कामना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। किस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा करकंड चर्यु में। यह इनके रचनाकार का नाम है कनकाकर मुनि, कनकाकर मुनि। और इस ग्रंथ में दोहद कामना का प्रसंग वर्णित है। अगला जो प्रश्न है बौद्ध धर्म के विषय, बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की? बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की? ब्रजयान, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजयान। अगला प्रश्न है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रासो साहित्य। महत्वपूर्ण प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो यह रासो साहित्य का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ से प्रारंभ हुई? नक्सिक वर्णन की श्रृंगारिक परंपरा किस ग्रंथ से प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राउल बेल। राउल बेल से जो है नक्सिक वर्णन की जो श्रृंगारिक परंपरा है वह प्रारंभ हुई। राउल बेल रोड़ा कवि की रचना है और राउल बेल जो है इन्हें जो है यह गद्य पद्य मिश्रित है, चंपू काव्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 44। एक तरफ जो है पंक्ति है, दूसरी तरफ उनके जो लेखक हैं। अब तो अचपा जपु मन मेरे, रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगारहि जानी, बरनों में साहिब तुम्हारी चरना, जल बिच कमल कमल बिच कलियां। यह 4 पंक्ति हैं। तो अब तो अजपा जपु मन मेरे, यह जो है मलूक दास का है, ठीक है। अब तो अजपा जपु मन मेरे। उसके बाद है रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगारहि जानी। रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगारहि जानी, यह सुंदर दास का है, पूछा गया है। उसके बाद है बरनों में साहिब तुम्हारी चरना। बरनों में साहिब तुम्हारी चरना, तो धर्मदास का ये है। अंत में है जल विच कमल कमल विच कलियां, तो यह जो है सींगा का है, ठीक है, यह सींगा का है। चारों पंक्ति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी गई पंक्तियां हैं। अगला है चंदायन को लोर कहा या लोक कथा नाम से किसने अभिहित किया? चंदायन को लोर कहा या लोक कथा नाम से किसने अभिहित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माता प्रसाद ने। चंदायन यह मुल्ला दाऊद की रचना है और इसको जो है लोर कहा या लोर कथा के नाम से माता प्रसाद ने अभिहित किया है। अगला प्रश्न है गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? तो गोरखबानी जो है ये गोरखनाथ की रचना है और इसकी संपादक जो हैं वह हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल, यहाँ डॉक्टर वर्थवाल लिखा गया है लेकिन इनका पूरा जो नाम है डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल है। इन्होंने गोरखबानी का संपादन किया। अगला है किस रासो ग्रंथ का एक पद्य प्रकृत पैंगलन में मिलता है? किस रासो ग्रंथ का एक पद्य प्राकृत पैंगलम में मिलता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हम्मीर रासो का एक पद्य जो है प्राकृत पैंगलम में मिलता है। हम्मीर रासो ये सारंगधर की रचना है और इसमें जो है प्रकृति पैंगलम का एक पद्य मिलता है। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन है? किस ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा खुमार रासो। खुमार रासो में जो है महाराणा प्रताप सिंह का वर्णन है। खुमार रासो किसका है? तो दलपति विजय का है, ठीक है। खुमार रासो दलपति विजय का है और इसमें जो है महाराणा प्रताप का वर्णन किया गया है। 49वां प्रश्न है पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग और छंद हैं?
पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग और छंद हैं? तो इसमें जो कुल मिला के 69 सर्ग हैं और 68 छंद हैं। ठीक है, 69 सर्ग और 68 छंद हैं पृथ्वीराज रासों में। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता, राउलबेल, वर्ण रत्नाकर। तो इसमें जो व्याकरण ग्रंथ है वह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इनके रचनाकार का नाम है दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा। ठीक है। कीर्तिलता की बात की जाए तो विद्यापति हैं। राउलबेला, ये जो है रोड़ा कवि की है। राउलबेल शिलांकित कृति के रूप में जाना जाता है। वर्ण रत्नाकर की बात की जाए तो वर्ण रत्नाकर यह ज्योतिश्वर ठाकुर का है। प्रश्न में पूछा गया है व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है यह एक व्याकरण ग्रंथ है। आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो को हम बराबर लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।